मेरा बड़ा वाला चैनल जो मनी ट्री विद मनीषा था, मेरे मुंह से अभी मनी ट्री विद मनीषा ही निकल रहा है। वो चैनल टेक्निकल इश्यूज के चलते किसी तरह से टर्मिनेट हो गया है। फिलहाल के लिए कुछ दिनों उसमें प्रॉब्लम रहेगी, तो तब तक मैं मेरी सारी की सारी बिजनेस स्टैंडर्ड से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड अपनी सारी की सारी एक्टिविटी, पहले ये मेरा व्लॉग चैनल था लेकिन फिलहाल मैं इसी चैनल से ऑपरेट करूंगी। आप में से जो भी लोग मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं उनकी सर्विसेज में मैं इंटरप्शन नहीं पैदा करूंगी। आपको मेरी वीडियोस प्रॉपर पर डे और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी शेयर मार्केट से रिलेटेड वो आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर मार्केट की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में लगा हुआ बेल बटन वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत ऑन दैट डे सेम टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। बैंक शेयरों के दम पर शेयर बाजार में लौटी तेजी। तो आप देख भी रहे होंगे सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक इस वक्त एकदम अचानक परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये इकोनॉमिक रिवाइवल की शुरुआत है या फिर ये अभी भी हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट्स चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं? तो आपको मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन बाकी है, मंदी बाकी है, रिसेशन बाकी है। तो आपको जो स्टॉक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली अच्छा लगता है ना, केवल उन्हीं स्टॉक में आपको स्मॉल एसआईपी में जाके बाइंग करनी है, स्मॉल छोटे छोटे चंक्स में बाइंग करनी है, बड़ा पैसा एक साथ आपको नहीं लगाना है। बैंक शेयरों में खरीदारी और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले कारोबार बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी आप देख रहे हो कि 25,461 अंक पर बंद हुआ है। बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट नियर ब्रेकआउट के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, एलएनटी और एनटी जैसे शेयरों में इजाफा था, तेजी थी। तो आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी मार्केट में तेजी आएगी, निफ्टी के इंडेक्स में तेजी आएगी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी इंडेक्स के ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स आपको ग्रीन की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेंट, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। तो आखिर केवल यही स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि ऑटो सेक्टर हो चाहे मेटल सेक्टर हो, ये दोनों ही साइक्लिक नेचर ऑफ स्टॉक हैं। ये इनमें कब बढ़त आएगी और इनमें कब चढ़त आएगी, कब ये स्टॉक चलना स्टार्ट करेंगे और कब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट करते हैं, ये पूरी तरह से टेक्निकल चार्ट पे निर्भर करता है। बेशक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कितने भी अच्छे हों, बाकी के सारी कंपनीज की मैं कह सकती हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस तो अच्छा है लेकिन वो कहीं ना कहीं साइक्लिक सेक्टर का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कंपनी साइक्लिक सेक्टर का हिस्सा है। यहां पे टाइमली आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और वो प्रॉफिट बुकिंग भी लॉन्ग चल सकती है। इस वजह से ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स जो हैं खास करके और मेटल स्टॉक्स हैं, वहां पे आपको एक गिरावट, कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, मैं केवल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको बता रही हूँ कि ये न्यूज देखने के बाद मुझे क्या फील होता है, मैं किस तरह से रिएक्शन करती हूँ और मैं किस तरह से डिसीजन लेती हूँ। चढ़त वाले शेयर्स जो अभी चढ़ रहे हैं और जो अच्छी तेजी में हैं, उन शेयर्स में से कौन सा स्टॉक अच्छी बाइंग पोजीशन, टेक्निकल चार्ट ब्रेकआउट या एक अच्छे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अब चलने के लिए तैयार है, वो अगर आप जानना चाहते हैं और आप उससे रिलेटेड किसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। फार्मा सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। अमेरिका को दवा निर्यात में आई तेजी और इस तेजी का जो रीजन था वो देखिए, शुल्क का दबाव, शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका के बीच निर्यात में तेजी देखी गई है। कुछ दवा कंपनियों ने पहले ही भेज दी केप जिससे बातचीत का मौका मिल सके। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिक जटिल जेनेरिक बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर चर्चा। अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यात के लिए सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन शुल्क और मूल्य निर्धारण के दबाव के कारण बढ़ती जा रही है सतर्कता। ये न्यूज़ फार्मा सेक्टर के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। अगर आपके पास फार्मा के स्टॉक्स हैं या आप इन लेवल्स पे उनको बाय करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको झटका लग सकता है। अगर अमेरिका की तरफ से शुल्क बढ़ाए जाने की बात आती है और उस केस में बेशक इन्होंने वो खेप भेज दिया, लेकिन उसका पेमेंट होने अभी उन सारे सेटलमेंट्स में टाइम लगता है और इन बढ़े हुए शुल्कों पे अगर इन कंपनीज को पेमेंट मिला तो डेफिनेटली इन कंपनीज को के प्रॉफिट मार्जिन्स पे आप इम्पैक्ट देखेंगे।
दिखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर आप फार्मा सेक्टर में किसी तरह का पोजीशन बनाने जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस न्यूज़ के सेटल डाउन होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि सेटल डाउन नहीं हुई और आपने हाई पे प्राइस पे इनको बाय कर लिया, उस केस में दिक्कत हो जाएगी, ऊपर पे ट्रैप होने वाली। हालांकि अमेरिकी बाजार इंडियन जेनेरिक दवाएं हो या फिर बायोसिमिलर हो या फिर बायो प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का केंद्र है, लेकिन ट्रंप शुल्क की वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पे अगर दबाव आता है तो उसका असर आपको कंपनी के स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करने जा रहे हैं ना, तो आपको अपनी जो भी आपका रिलेटेड स्टॉक है, जो भी आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और आपको इसमें पोजीशन बनानी है, उस पर अपना चुस्त दुरुस्त करके और अपना पहले तो प्रॉपर आपको ये देखना है कि वो अमेरिका से कितना बिजनेस करता है, उसका प्रोडक्ट अमेरिका से कितना बिजनेस करता है, कितना रेवेन्यू उसको अमेरिका से आता है, और अगर ये शुल्क लगता है तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस इम्पैक्ट को कैलकुलेट किए बिना अगर आप फार्मा सेक्टर में पोजीशन बनाएंगे ना, तो बहुत सारी फार्मा सेक्टर की कंपनीज इस वक्त टेक्निकल चार्ट पे अच्छे पैटर्न्स नहीं बना रही हैं। आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही इस तरह की न्यूज़ के बाद आपको फार्मा सेक्टर में एंट्री करनी है, नहीं तो फार्मा सेक्टर में अगर ये शुल्क बढ़ जाता है और उसके बाद आप एंट्री करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरह के स्टॉक से प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के लिए न्यूज़ भी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी बहुत अच्छी गिरावट पे भी आपको मिलनी चाहिए, लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आप कंपनी पिक करेंगे, तब जाके स्टॉक्स में कहीं जाके प्रॉफिट बनते हैं। नहीं तो स्टॉक्स में यूजुअली देखा जाता है कि लोग हाई पे ट्रैप हो जाते हैं, कोई न्यूज़ आती है, स्टॉक जाके बाय करेंगे और हाई पे जाके ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे WTO में भारत का अमेरिका पर जवाबी शुल्क का प्रस्ताव, ये वाली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ये जो जवाबी शुल्क है, ट्रंप बार बार अपने इंडियन प्रोडक्ट्स पे शुल्क लगा रहे हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे सेक्टर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत WTO की अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंदर रियायत और अन्य दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और खास करके अगर बात करूं ना, तो भारत ने वाहन और कलपुर्जों पर जो शुल्क लगाया है उसके जवाब में WTO में ये सारी कार्यवाही की है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर पे भी पड़ेगा और ऑटो इंसिलरी सेक्टर पे भी पड़ेगा। ऑलरेडी ऑटो सेक्टर के जो खास करके टाटा मोटर्स है, वो बहुत ज़्यादा अपने पीक से ऑलमोस्ट 30-40% की गिरावट पे आप उसको देख ही रहे हैं। और इस तरह की न्यूज़ के बाद आपको और भी जो अच्छे समझे जाते हैं, महिंद्रा और इसके अलावा मारुति सुजुकी, इस तरह के स्टॉक्स पे भी आपको दबाव, आप प्रेशर इन स्टॉक्स पे देखेंगे, क्योंकि एक तो ये वैसे ही साइक्लिक स्टॉक है, और इस तरह के अगर शुल्क और लगते हैं इनके प्रोडक्ट्स पे, इनके एक्सपोर्ट पे, तो कहीं ना कहीं कंपनी के निर्यात प्रभावित होंगे, कंपनी के एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स प्रभावित होंगे, और ऐसे में कंपनी का मंदी की तरफ जाना, जिस तरह से टाटा मोटर्स का स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन का शिकार हो गया है, उस लेवल का करेक्शन है महिंद्रा और मारुति में तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन यस, इस तरह के ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स और ये जो ऑटो एंसिलरी इन पे इन्होंने शुल्क लगाया है, ये दोनों ही तरह के स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं ना, तो अपनी स्टडी को दुरुस्त कर लें, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत टाइम से पेन झेल रहे हैं, और उसके बाद आती है इस तरह की न्यूज़, जवाबी कार्यवाही। तो इस तरह के दांव पेच में सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है स्टॉक्स के प्राइसेस को। स्टॉक्स के प्राइसेस जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलती है ना, अक्सर मैंने देखा है कि किसी तरह से वो लॉन्ग से लॉन्ग कंसोलिडेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप इन स्टॉक में पोजीशन बनाने जा रहे हैं, तो अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल की स्टडी को दुरुस्त कर लें। अगर कोई स्टॉक बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, केवल तभी आपको वहाँ पे पोजीशन बनानी है। टेक्निकल चार्ट्स की तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रखने के बाद ही आपको अपनी पोजीशन किसी तरह की लेनी है। टेक्निकल नहीं आता है तो आप YouTube के किसी फ्री वीडियो से जाके टेक्निकल देखो। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने बहुत सारे YouTube के फ्री वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस देखा है, बट फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ जनरल मैन, उस YouTube के फ्री वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता, आपने जब तक किसी को ज्वाइन नहीं किया है ना, तब तक आप किसी तरह से कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख पाओगे, क्योंकि कभी भी कोई भी पर्सन आपको अपनी मेहनत फ्री में नहीं बताएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी अच्छा यूट्यूबर हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने
मैं किस तरह से ट्रेड लेती हूँ, मैं किस तरह से डिसीजन मेकिंग करती हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करती हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करती हूँ, मेरे पूरे 15 साल में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता सकती हूँ। फंडामेंटल और टेक्निकल का मेरा एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन न्यूज़ का इन सेक्टर्स पे असर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बिना ध्यान किए अगर आपने पोजीशंस बनाई तो आपको दिक्कत हो सकती है। बस यही कहूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरा ये चैनल, मेरे ये कंटेंट अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।